अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत खुद नोटिस केस की समाअत हुई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल पेश हुए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब किया। अपने मिनिस्टर्स को उन्होंने काम पर तवज्जो देने और फोकस करने की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नफरत की सियासत हो रही है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब तरामीम केस में लाइव स्ट्रीमिंग के मुतालिक इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम जिक्र करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अमेरिका और पाकिस्तान आइंदा रोज पंजा आजमाई करने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बनेगी। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज, हुसैन अहमद, सफीना खान और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को शो में वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं हुसैन आपसे जानना चाहता हूं कि आज तौहीन अदालत खुद नोटिस केस की समाअत थी। फैसल वाडा भी पेश हुए, मुस्तफ़ा कमाल भी। लेकिन अब फैसल वाडा के साथ हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, रहनुमा थे, उनकी बड़ी तादाद उनके साथ गई है। लाओ लश्कर के साथ वो आज पेशी पर पहुंचे हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ हुकूमती जमातों के इतने अरकान का साथ जाना, क्या मकसद है? जी बहुत शुक्रिया। आज सुबह जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड हमने देखा कि तकरीबन 9:30 बजे ही पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद थी, जो कि गालबन 26-27 जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उसमें हमने देखा कि सियालकोट से जो MNA हैं नून लीग के अरमुगान सुबहानी, इसी तरह टेक्सला से MNA बैरिस्टर अकील मलिक, इसी तरह पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, और साथ साथ जो मलिक इब्रार अहमद, अंजुम वकील, ये तमाम जो MNAs और सेनेटर्स जो पार्लियामेंटेरियन थे, 26-27 लोग, वो यकजहती के लिए फैसल वाडा के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फैसल वाडा साहब और सेनेटर जो मुस्तफा कमाल हैं, ये दोनों भी बहुत जल्दी ही तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। लेकिन चूंकि ये केस जो था तौहीन अदालत वाला, ये 9वें नंबर पर था, तो 11 बजे तक जो है वो ये कॉल नहीं हो सका। दीगर केसेस जो है वो चीफ जस्टिस ने सुने और उसके बाद ब्रेक ले ली, और ब्रेक के बाद आकर दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो तकरीबन 11:55 पर ये समाअत शुरू हुई तौहीन अदालत की, और 1.5 घंटा जो है वो ये समाअत जारी रही, और 1:30 बजे जो है वो ये केस जो है वो खत्म हुआ। पार्लियामेंटेरियन की बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद रही। उसमें हमने देखा कि जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला भी हैं और अब सेनेटर भी हैं, अब्दुल कद्दूस बंजिंजो, वो भी वहां पर मौजूद थे। और जब वो कमरा अदालत से बाहर निकले समाअत के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, तो वहां पर एक बड़ा दिलचस्प जो है वो सीन हुआ कि वहां पर जो रिपोर्टर जो सहाफी मौजूद थे, उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, तो पार्लियामेंट में तो हम देखते हैं कि अक्सर कोरम पूरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर खासी तादाद है। तो पहले तो वो बिल्कुल लाजवाब हो गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। और फिर उन्होंने जाते जाते कहा कि क्योंकि हमारे एक कोलीग का केस था, एक सेनेटर का केस था, तो इसलिए हम उनके साथ आए थे यहाँ पर। तो इसी तरह जो बाकी सेनेटर थे, उनकी भी खासी तादाद जो है, अब वो सुबह सवेरे ही सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी, और जब समाअत खत्म हुई उसके बाद ही जो है वो सारे वापस रवाना हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो पहले ही जवाब जमा करवा दिया था। उन्होंने माजरत कर ली थी, माफी मांग ली थी। आज भी उनके जो वकील थे, सीनियर कानूनदान है फेरोग नसीम, वो पेश हुए। उन्होंने इब्तिदा में ही जो है वो चीफ जस्टिस को कहा कि मुस्तफा कमाल की जानिब से माफीनामा जो है वो आ गया है, वो माफी मांगते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है वो किस तरह कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं हुई है, दूसरी जानिब आप माफी मांग रहे हैं, तो लिहाजा जो फौरी माफी की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की जाती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि हम इनका कंडक्ट देखेंगे कि वो उनका जो कंडक्ट होगा वो कैसा रहेगा। उस पर फेरोग नसीम ने कहा कि 5 या 6 मई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और उसके बाद से अब तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो सही। की, उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि वो रेपा से मुतल्लिक जो अपीलें थी उन पर थी। जहां तक बात है फैसल वाडा साहब की, तो उन्होंने आज कोर्ट में तो माफी नहीं मांगी। तहम जब उनसे पूछा गया उनके वकील से कि क्या वो माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मुशावरत करके अदालत को बताएंगे, और यूं उन्हें 1 हफ्ते का वक्त मजीद मिल गया। और जो समाअत है वो तो 28 जून तक चली गई है, लेकिन साथ 1 हफ्ते का वक्त दिया है अदालत ने। वाडा साहब जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टॉक में कहा
कि मैंने तौहीन की ही नहीं है तो मैं माफी कैसे मांगूंगा। जी बिल्कुल, तो मीडिया ये टाक के एक वाले से भी बात दिलचस्प करते हैं हुसैन। बिल्कुल ये एक अजीब सूरत हाल जो है वो देखने में आई है। जाहिर है अब वकील ने कहा है कि मशवरा किया जाएगा, लेकिन तारिक अजीज साहब, आपके नज़दीक इस सूरत हाल में कि जब मुस्तफ़ा कमाल के भी वकील पेश होते हैं और वो गैर मशरूत मुआफ़ीनामा जो है जमा करवाया जाता है लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया जाता है, और दूसरी जानिब फैसल बाडा जैसे आपके इल्म में है कि वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ जब गलती नहीं हुई, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर ये बात की जा रही है आप उस हवाले से तो उसके कंटेंट पर बड़ा मुख्तसर जो है वो जिक्र हुआ आज कोर्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि आया वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा जाता रहा। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस केस की? जी बिल्कुल, थैंक यू तक कि आपने मुझे याद किया, आपने मौका दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि माफ़ी मांगेंगे या नहीं। फोकस उनका चीफ जस्टिस साहब का भी आज यही था कि मैं इनसे बार बार पूछता हूँ कि माफ़ी मांगेंगे नहीं। उन्होंने माफ़ी अभी तक नहीं मांगी और उन्होंने मोहलत मांग ली, एक हफ्ते की उन्होंने मोहलत दे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसल वाडा साहब अभी तक अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, और मुझे मेरी तरह जो मेरा ख्याल है कि वो अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे, वो माफ़ी शायद ना मांगे और वो तौहीन अदालत का जो भी होगा उसका कानून होगा, जो भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि आप एक जो चीज़ें अलामात नजर आई हैं कि उनके साथ कितनी ताकत थी एक पोलिटिकली, तो एक बड़ा मतलब है ये शो ऑफ पावर था जो किसी भी तरीके से अच्छा है नहीं। दोनों तरफ से भी जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी और पोलिटिकल पार्टी की तरफ से भी फैसल वाडा साहब का ताल्लुक किसी पार्टी से भी नहीं है, लेकिन वहाँ से 2 दर्जन के 1.5 दर्जन के लगभग जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन की लड़ाई है, इदारों के दरमियान एक ताकत का जो है अपना वो दिखाने का है। ये कोई अच्छा तअस्सुर नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो आप जैसे ने आपने कहा उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उनकी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया है। और फैसल वाडा साहब अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी, हमारे वकील ने कहा जी हम देखेंगे, एक हफ्ते के बाद सोचेंगे, बल्कि वो स्टैंड पे तारिक साहब जैसे वो स्टैंड पे तो इस हद तक है ना कि वो मीडिया टाक करते हुए कह रहे हैं कि मैंने गलती नहीं की तो माफी किस चीज जी की। बिल्कुल, पहले तो वो ये इसलिए साबित खड़े की हुए जाए कि वो कहते हैं, आप देखिए उनको एक मतलब इतनी बड़ी उनको क्या उनका हौसला है, या उनकी बड़ी वो है कि उन्होंने कहा मैंने कोई गलती की नहीं है तो किस चीज़ की माफ़ी मांगूं। तो ये मामला को सुलझता हुआ नज़र नहीं आता। यकीनन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं और अदालत मज़ीद कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करती है और वो उसको नहीं मानते, तो एक मतलब आगे कोई अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा। इसमें से मज़ीद मसाइल निकलेंगे और कोई इदारों के दरमियान लड़ाई का जो है इंस्टीट्यूशन के लड़के फ़ायदा नहीं होगा, बड़ा एक गलत तासुर हो जाएगा। और बिलखसूस इस सूरत हाल में जबकि चीन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने आलमोस्ट वफाकी कबीना के सीनियर लोगों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया के साथ डील कर रहे हैं। कतर का जो है बादशाह ने आना है, कुवैत वालों ने भी आना है, बाकी लोगों ने पैसे देने हैं। अगर ये सूरत हाल वो पूरी दुनिया देखेगी कि यहाँ पे अदलिया और उनकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान किस तरह रिफ्ट है, और ये भी कोई अच्छी मिसाल नहीं थी कि फैसल वाडे के साथ इतने लोगों का जाना और जाके मतलब एक प्रेशराइज करना था अदालतों को। तो ये सब जो है इसका इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत हक में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा सफीना, आप क्या समझती हैं? आपके इल्म में है कि आज जो रिमार्क्स भी सामने आए, सवाल भी करते रहे चीफ जस्टिस साहब, तौहीन अदालत का ये अज़ खुद नोटिस है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात पर तो तनकीद सब करते हैं, इवन के ट्वीट्स का भी उन्होंने जिक्र किया, मीडिया के हवाले से उनका इशारा था कि मुझ पर होती है, मगर आपने अदलिया पर जो है वो उंगली उठाई है, तो इसलिए तौहीन अदालत की यह कार्रवाई की जा रही है। फैसल बाडा साहब दूसरी जानिब आपके इल्म में है, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैं तो कह रहा हूं कि 140 से आप जो है चौथे नंबर पर आ जाएं, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूशंस की क्या लड़ाई है? क्या जो है इस मसल्स दिखाए जा रहे हैं एक दूसरे को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती कि कोई मसल्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी हमारे हुकूमती ही एक किस्म का कहा जाता है उनको, तो फैसल वाबदा भी हमारे हुकूमती ही नुमाइंदे हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि दोनों में कोई मसल्स दिखाने का कोई मुकाबला चल रहा है हमारे। बल्कि चीफ जस्टिस साहब जो पहले कहते थे मैं तो टीवी भी नहीं देखता, आज वो कह रहे हैं कि जितनी गालियां मुझे पड़ती हैं शायद वो किसी को पड़ती हूँ। इसलिए मैं बड़ा मोहतात होकर बोलती हूँ कि मेरे कुछ कहे हुए अल्फाज जो है हमारे टीवी चैनल्स के लिए कोई अजाब ना बन जाए। तो फैसल वाबदा मसल्स दिखा रहे हैं, ये माफी मांगने में भी एक सेकंड नहीं लगाएंगे, आप ये मेरी बात याद रखिएगा। ये सिर्फ वो बबल है जो बनाया जा रहा है, और क्योंकि दोनों तरफ हुकूमत है, फैसल वाबदा भी हुकूमत है, हमारे चीफ जस्टिस भी हुकूमत है, तो दोनों में बैठ के कोई ना कोई मसलहत हो जाएगी। और फैसल वाबदा आपको एक सेकंड में एक लफ्ज बोल के पतली गली से निकल जाएंगे और वो कहेंगे मैं माफी मांगने से छोटा अगर नहीं हो रहा तो मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं है।
तो वो माफी मांग लेंगे। तो आप लोग इतना मत सोचेंगे पता नहीं कोई आसमान पे लड़ाई जाने वाली है और आपस में दोनों तरफ से जो है कोई बड़े खास किस्म के मसल दिखाए जाएंगे। और पहली बात कि फैसल वावड़ा हमारे इदारा नहीं है, फैसल वावड़ा एक हुकूमती नुमाइंदा है। पता नहीं क्यों लोग इन फैसल वावड़ा को किसी इदारे के साथ मुंसलिक कर लेते हैं। फैसल वावड़ा पहले दिन से हमारी हुकूमती पॉलिटिकल पार्टी के आशीर्वाद से वो आए हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनको जो सेनेटरशिप मिली है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प से मिली है। वो इंडिपेंडेंट रहे, दैट वाज हिज चॉइस कि मुझे आजाद रहना है। लेकिन उनका यही था कि मैं अकेला खेलता हूं, मैं बोल्ड बोलता हूं, तो जो मैं बोलूंगा वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सर जाएगा, तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं एक आजाद शहरी के तौर पे, एक आजाद कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हूं और आप लोग मुझे अपनी सपोर्ट दें। हुकूमत का एक तरफ जो है हमारे एक चीफ जस्टिस के खिलाफ मसल्स दिखाना तो हो सकता है, क्योंकि अतर मिनल्ला जो है उनके खिलाफ काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हेट कैंपेन चल रही है। तो अगर वो होता तो मैं जरूर उस चीज पे बिलीव कर ली थी कि मसल्स दिखाए जा रहे हैं। फैसल वावड़ा हमारे चीफ जस्टिस को मसल्स नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे। चलें, अब इसी पे उमर दराज आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है दो बातें हैं, इंस्टीट्यूशनल जो है कोई लड़ाई है, या इसमें फैसल वावड़ा जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी अदलिया को ठीक होना चाहिए, ये सारी बातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके सामने है। आज इस सारी सूरत हाल पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि की गई तो मीडिया चैनल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि वो भी उनके नुमाइंदगान आकर जो है वो जवाब दे हों कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर क्यों की गई। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि इस केस में मीडिया का जो नोटिस जारी हुए हैं वो कितनी हद तक मुअस्सर फरीक है? अच्छा, एक तो मैं जो सफीना साहबा बात कर रही थी, वैसे ये बात फैसल वावड़ा को पता है कि वो हुकूमत के हैं, हुकूमती जमात से या हुकूमती इत्तेहाद से हैं? और क्या हुकूमत को पता है कि फैसल वावड़ा उनके हैं, या फिर वो किसी असल हुकूमत की बात कर रही थी? लाइटर नोट पे ये बात है। अच्छा खैर, ये जो फैसल वावड़ा वाला मामला है, जो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट जितनी मेरे ख्याल से शफकत के साथ उनको एक और मौका दे रही है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई, क्योंकि तौहीन अदालत जो है वो एक बड़ा हसास किस्म का मामला है कि अदालत की रिट को और अदालत के डेकोरम को मेंटेन रखने के लिए और लोगों के सामने भी एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये इख्तियार अदालत को दिया गया है। लेकिन लगता ये है कि शायद फैसल वावड़ा को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है माफी के अंदर। शायद अदालत की ख्वाहिश है कि प्लीज एक बार माफी मांग ले आप प्लीज हम कुछ कर लें, हमें कोई इंतहाई कदम की तरफ आप क्यों लेके जा रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं आपकी एक माफी का, आप मेहरबानी करें ना, आप माफी मांगे, आपको चले एक और मौका देते हैं, अगले 10, 15, 20 दिन आपके पास है। अंदाजा कीजिए कि कोई ऐसा ही अज खुद नोटिस तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक होता, कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा होता, तो फिर कैसा तर्ज अमल होता। और फिर मेरी एक और आज बड़ी मैं ये बात नोटिस करता रहूं कि आप नैब तरामीम केस तो नहीं दिखाते, चले इमरान खान की पेशी है, अतर मिनल्ला साहब के नोट के ऊपर चले आप बाद में बात करेंगे, लेकिन आज तौहीन अदालत का मामला भी तो खासा अवामी दिलचस्पी का पहलू था। आपने आज क्यों नहीं उस केस को लाइव स्ट्रीम किया? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर जहां तक बात है, वो कह रही थी सफीना साहिबा के वो मसल जरा स्ट्रेच कोई नहीं करेंगे। असल बात यह है कि वो कहते हैं पंजाबी में कि किला मजबूत होना, फैसल वावड़ा का किला बहुत मजबूत है, सिर्फ मजबूत नहीं है। देखिए ना, हम पहले सुनते थे कि जो आजाद उम्मीदवार है ना, ये हुकूमत बनाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें पता चला नहीं, हुकूमतों को इंटैक्ट रखने के लिए, हुकूमतों को चलाने के लिए ये आजाद उम्मीदवार ही होते हैं, जहां हुकूमत उनको यकीन दिलाती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फैसल वावड़ा नहीं हुकूमत को यकीन दिला रहे कि मैं आपके साथ हूं। ये पीपल्स पार्टी का, नून लीग का सबका जाना, ये फैसल वावड़ा के लिए पैगाम था, हुजूर हम आपके साथ हैं, हम आप हर लिहाज से दिलो जान जो है हम आपके साथ हैं। देखा, हम आपके साथ इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें वही होगा जो पहले भी होता है। और यहाँ पे कहते तो जजेस यही है कि हम केस देखते हैं, हम फेस नहीं देखते। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, फैसल वावड़ा का फेस खासा स्ट्रांग है। जब इतना खासा स्ट्रांग फेस हो तो केस तो फिर खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। केस मजबूत हो जाता है क्योंकि वो उनका फेस मजबूत है। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है आपका। अब मैं तारिक साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुफ्तगू की है, बड़े टाइम बाद उन्होंने गुफ्तगू की है, पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब किया है। अब उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से और बाकी इन चीज़ों से कि इमरान खान पर जो अगर मुकदमात बन रहे हैं तो उनका मामला है, आप काम पर तवज्जो, सारी बातें की गई। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि बानी PTI जो कुछ भुगत रहे हैं ये मकाफात अमल है।
तो क्या अगर मकाफात अमल ही करार दे दिया जाए, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होता है, तो फिर माजी में पीपल्स पार्टी भी दो चार रही है, मुस्लिम लीग नून भी दो चार रही है, तो क्या वो भी मकाफात अमल होगा? जी, उनका तो जो गुस्सा था बिलावल भुट्टो साहब का, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लोग सब लोग भी जेल में थे, लेकिन उनका शायद अपनी फुफ्फो जो उनकी थी फ़याल तालब, आपको याद होगा अडियाला जेल में जो उनको बंद किया गया था और चांद रात को घसीट के लेके गए थे, तो उनके जेल में शायद वही खाका है कि वो मेरे फुफ्फो को लेके गए थे। तो इमरान खान साहब की उनका ख्याल यही था कि फिर उनकी गवर्नमेंट थी, ज़ाया गए थे, तो वो कहते हैं उनके जहन में जो PMLN का नहीं है, उनका अपना ज़ाया, उनकी बड़ी ये हैं, फुफ्फो हैं, उनका खून रिश्ता है, तो उनको जहन में आके नहीं किया कि मेरी फुफ्फो को जिस तरह घसीट के लेके जाया गया था, तो आज मकाफात अमल है, तो आज सब लोगों को जो है ना खान साहब के ऊपर आया, तो अब खान साहब को भुगतना पड़ रहा है। तो उनका एक तो ये तो बड़ा तनाज़ा था। दूसरी बात जो उन्होंने वज़ीर से जो कहा है, सिंध में कोई, आप चाहे पीपल्स पार्टी कुछ कहे या आप कहें कोई और कहे कि पीपल्स पार्टी की सिंध में कोई हुकूमत की बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ कोई खातिर खा उनकी कायदगी नहीं है। इस बात का एहसास शायद बिलावल को हो गया तो अच्छी बात है, उनके वालिद साहब को शायद नहीं हो सका था। अब बिलावल मेरे ख्याल वो चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, तो उनका बड़ा जायज़ और बड़ा उनकी ठीक बात थी। उन्होंने जो अलार्मिंग वहाँ पोजीशन दी है या वार्निंग की है अपने वज़ीर को अपनी एफिशिएंसी, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि जो है उनको पता चल गया है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है, हमारी कोई सिमत होनी चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, ये उनका एक अच्छा था कि परफॉर्म करें। अच्छा, इसी पे हुसैन, आपको पता है कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद में जो है वो एक नफरत की सियासत है, और उनका इशारा जो है इस वक्त ज़ाहिर है इस्लामाबाद में तो किसकी हुकूमत है और कैसी हुकूमत है उसका खुद हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। तो क्या वो इसी सियासी इंतकाम और जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, या एक हम कहें कि जो सिलसिला है बाजी के साथ जुड़ा हुआ, उसी क्या जानिब इशारा कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका दोनों तरफ इशारा था। और सबसे दिलचस्प तो बात यह है कि आज हमने देखा बड़े दिनों बाद बिलावल भुट्टो जो है वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ही वज़रा को भी उन्होंने आज ठीक ठाक जो है वो सुनाई है। अगर आप वो दोबारा देखें तो उसमें जो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन शर्जील मेमन साहब को उन्होंने कहा कि आप जो है वो इस्लामाबाद और जो वफाकी दारुल हुकूमत या वफाकी हुकूमत आप उनकी बात करते हैं, या ज़ाहिर है बानी PTI की बात करते हैं, तो अपने जो अपना सूबा है जिसमें वो वजारत लिए बैठे हैं उस पर भी बात करें, उस पर भी सोचें। और साथ साथ उन्होंने जो सीनियर उनके मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उनका भी नाम लेकर कहा है कि सईद गनी साहब जो है वो यहाँ जो वजारत है उनके पास उस पर फोकस रखें और पूरे सिंध की बात करें, पूरे सिंध में जो है वो कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। जाहिर है उनका जो फोकस था वो ये था कि सिर्फ कराची की हद तक जो है वो वज़रा काम ना करें, बल्कि पूरा सिंध जो है वो सिंध जाहिर है काबीना है, तो उस पर जो है वो फोकस रखा जाए। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि शर्जील इनाम मेमन साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इस्लामाबाद या बानी PTI या केसेस या इस हवाले से होती है, लेकिन जो अपनी उनकी कारकर्दगी है, जो सूबाई काबीना है, उस हवाले से जो है वो कोई जो है वो चीज नहीं आती। और दूसरा आप देख रहे हैं कि कराची की जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो खासी गंभीर है, काफी खराब है। और आज भी बताया जा रहा था कि 78 जो लोग हैं वो इस अरसे में जो है वो कत्ल हो चुके हैं। तो उस तरफ भी जो है वो उन्होंने इशारा किया है कि उसको भी, इस पर भी तवज्जो दी जाए और मसाइल को हल किया जाए। ठीक है, मसाइल को उन्होंने कहा कि हल किया जाए, बजाय इसके कि आप इस नौयत के बयानात देते रहते हैं। लेकिन इसी पर मैं सफीना आपसे जानना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो का ये बयान ठीक है, अपनी काबीना के हवाले से उन्होंने जो भी कहा, परफॉर्मेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ वो अगर इस्लामाबाद में किसी नफरत की सियासत का जिक्र कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जैसे अभी पहले जिक्र हुआ है, हुकूमत तो पाकिस्तान एक नून की भी है, पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है उसमें, तो क्या एक कन्फ्यूजन की सी कैफियत नज़र आती है कि वो हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ हैं या उनके मुखालिफ हैं, वो किस पर तनकीद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम ह्यूमन भी जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो इट्स अ नेचर कि हम अगर किसी हमारे करने वाले के साथ होता तो हम कहते हैं देखा तुम्हारे साथ karma.com हुआ है कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने दूसरे के साथ किया। तो ये पॉलिटिकल लीडरान भी इंसान ही है। ऑब्वियसली जब उनके साथ होता है, तो जब उनके करने वाले के साथ होता है तो वो ताना देना तो एक ह्यूमन नेचर है। मैं इसलिए इसको ज्यादा अहमियत का ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन ये बात जो उन्होंने अपने वुज़रा को बोली है कि आप परफॉर्मेंस के ऊपर काम दें, ज्यादा ध्यान दें, बजाय से कि प्रेस
कॉन्फ्रेंस या ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है, क्योंकि हमारे अभी जो नेबरिंग कंट्री जो भारत है वहां पर जो इलेक्शन हुए हैं और उसमें जो राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस, जो उन्होंने आराम से नहीं बैठे रहे वो अपनी हुकूमत में, वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट किया उन्होंने, और उसका उनको रिजल्ट मिला है कि मोदी को वोट डबल सीटें लेने से रह गए, बल्कि बहुत ही माइनर मिनॉरिटी के साथ जो है वो जीते हैं। तो शायद वो बिलावल भुट्टो ने देखा है कि अगर हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें आगे सामने आके काम करना होगा, और हमारे बुजुर्गों को सिर्फ जो है ये घर बैठ के बातें कर ली, एक दूसरे को ताने दे दिए, इससे गुजारा नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद जो है वो नफरत का मरकज बना हुआ है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ इस्लामाबाद नफरत का मरकज बना हुआ है तो उस मरकज में फिर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उस नफरत में फिर बिलावल भुट्टो भी शामिल है। तो लिहाजा आप ये कहेंगे कि सिर्फ क्योंकि नून लीग की हुकूमत है तो उनके ऊपर आप सारा कुछ डाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इमरान खान साहब को या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी पूरा अहम किरदार अदा कर रही है। तो सिर्फ एक बंदे को कह देना कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है मरकज में, क्योंकि फला पार्टी की हुकूमत है तो वो जाने और उनका काम जाने, ये फेयर कमेंट नहीं था। आईनी होते जो हैं वो यकीनी तौर पर उनके पास हैं। अच्छा, इसी पे उमर दराज ये भी बात की गई, आपके इल्म में है कि उन्होंने कहा कि वो जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बहुत बेहतर है और उसकी बड़ी उन्होंने तारीफ भी की, उस पर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। जबकि अमन अमान की सूरत हाल, जैसे अभी हुसैन ने भी बताया है कि 78 लोग तो सिर्फ ये फिगर है जो अभी तक का सामने आ रहा है। इसके अलावा भी माजी की भी तारीख है, सिंध में कच्चे के डाकुओं का हाल हमारे सामने है, तो वो किस बुनियाद पर ये तारीफ कर रहे हैं? अच्छा, एक तो मैं मकाफाते अमल वाले उस पर कमेंट देना चाहता हूं। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि इस मुल्क में मकाफाते अमल का शिकार सिर्फ सियासतदान ही होते हैं। अच्छा, जहां तक दूसरी बात है, जिस तरह आप ये बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लिए पिछले 15-16 साल की 2008 से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो उनकी हुकूमत ये वाली है, बाकी के पिछले दवार को छोड़ दें। अच्छी बात है अगर उनको रियलाइज हो गया है। रियलाइज नहीं होगा तो जाहिर है कराची में आप सब जानते हैं कि मैंडेट किसके पास गया। एमकेएम वालों को पीपल्स पार्टी नून लीग ताने मार रहे थे कि आपका मैंडेट जाली है, वो कहते हैं आपका 200% जाली है। इन सबको पता है पीपल्स पार्टी कहीं एक जगह फोकस कर ले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो काम जनरल ज़िया नहीं कर सके थे ना, जरदारी साहब ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ वो किया। अब आपने पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब के अंदर स्पेस बनानी है तहरीक इंसाफ के और नून लीग के होते हुए, तो आपने लोगों को क्या कुछ बताना है, क्या आपका मंसूबा है, क्या? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान या ताकत का सरचश्मा आवाम बड़ी अच्छी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। लोग अब पूछते हैं भाई शुरू में तो ये बातें ठीक थी, अब आपकी हुकूमतें हो गई हैं, अब आप ये नहीं हो सकता कि पंजाब की गवर्नरी इंजॉय करें, खैबर पख्तूनख्वा की इंजॉय करें, सदारत भी इंजॉय करें और आप अपोजिशन भी हो। आप गवर्नमेंट और अपोजिशन एक वक्त में नहीं हो सकते, आपका एक ही रोल हो सकता है और आप मुसलसल ताकत के अंदर हैं। आप 2008 से आगे 2013 में भी आप आए, कहीं ना कहीं आप वो फ्रीक बने, उसमें थोड़े टाइम के लिए सही क्या कहते हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन की सूरत में मैं कह रहा हूँ, जरा वो वजारतों का पार्ट तो नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास टाइम कम होता जा रहा है, अब आप एक इलाकाई जमात रह जाएंगे, आप एक छोटा सा पोर्शन हुआ करेंगे। आप यही है कि किसी वजीर आजम की चेयर की अगर वो 4 टांगे हैं तो उसमें से एक टांग पीपल्स पार्टी हो सकती है वजीर आजम की सीट को मेंटेन रखने के लिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का बड़ा मौसर किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, स्टिल है, लेकिन उसमें जो काम उनके बड़े बड़े मुखालिफिन नहीं कर सके वो आपने खुद कर दिया। ठीक है, खुद से किया है। अब जाहिर है नैरेटिव बना रहे हैं। आपने पावर पॉलिटिक्स की है और आपने अवामी सियासत नहीं की। आप अभी भी अवामी सियासत नहीं कर रहे और इसका आपको नुकसान मुस्तकबिल में नुकसान अल्टीमेटली होगा, उसकी बुनियाद पर जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो सूबे के हकूक खैबर पख्तूनख्वा के बाद वो भी वफाक से तलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम जिक्र करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कल पंजा आजमाई होने जा रही है। कौन फातेह होगा और कौन होगा शिकस्त से दो चार, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट पे मौजूद हैं हसनैन लियाकत, हसन रजा और शुएब जट। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ शो में। मैं सबसे पहले तो हसनैन आपसे जानना चाहता हूं कि कल जाहिर है एक मैच है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, गुज़िश्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर और अब अगर हम टीम की बुनियाद पर देखें तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि कल पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी शायकीन को भी टक्कर का मुकाबला देखने का मिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि रिसेंट पास में एतजाज जो परफॉर्मेंसेज है हमारी आयरलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ, उसके बाद इंग्लैंड में हम 2 मैचेस हार गए, 2 बारिश की नजर हो गए, तो ये एक मुअम्मा बन चुका है अमेरिका का मैच। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में शुएब जट साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि 18वें नंबर पे अमेरिका की टीम मौजूद है, 6ठे नंबर पे पाकिस्तान की टीम मौजूद है, तो इतना डरना नहीं चाहिए। लेकिन यह है कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज
अमेरिका ने दी हैं इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट, और इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश से मैच जीता, सीरीज जीती, फिर उसके बाद वार्म अप मैचेस अच्छे खेले, फिर पहला मैच जो उन्होंने खेला कनाडा के साथ उसमें उनके एरन जोन्स ने काफी अच्छी हिटिंग की, वो मैच उनको जितवाया। सो ये इतना बड़ा मैच नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज हैं थोड़ा सा ये बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पे स्पेशली जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करने की गुंजाइश है। नसीम शाह अगर नहीं खेल रहे या इमाद वसीम नहीं खेल रहे तो इमाद वसीम की जगह हमें अबरार अहमद को मौका देना चाहिए। फिर उसके बाद नसीम शाह भी अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको भी मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर शादाब खान को हम बैठा सकते हैं इस मैच में तो वो बैठाएं, ताकि हमारे जो स्पिनर हैं उनके ऊपर हम ये तो देख सके कि उनकी मिस्ट्री किस हद तक काम करती है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मिस्ट्री करेंगे और उसके बाद अबरार अहमद को इंडिया वाले बड़े मुकाबले में हम आउट ऑफ द नोवेयर ले आएंगे तो शायद उनसे भी परफॉर्म ना हो सके, क्योंकि बड़ा मैच होता है। तो हमने किसी भी खिलाड़ी को मिस यूज नहीं करना। ऑलरेडी तकरीबन हमारे पास 17 मैचेस थे वर्ल्ड कप से पहले, और उसके बाद 17 मैचेस में से सिर्फ एक मैच अबरार अहमद ने खेला। आपके पास आयरलैंड में भी सुनहरी मौका था, आपके पास इंग्लैंड में भी सुनहरी मौका था, आपके पास न्यूजीलैंड की टीम की जो आई थी वहां पे भी अबरार अहमद के लिए सुनहरी मौका था कि उनको खिलाया जाए, लेकिन हमने नहीं खिलाया। तो इट्स अ टाइम कि हम अबरार अहमद की जो मिस्ट्री है वो दुनिया के सामने लाएं और अबरार को भी खिलाएं। जो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज्यादा वीक है उसकी वजह यही है कि हम अबरार को चेक नहीं कर रहे, और जिस शादाब खान को चेक कर रहे हैं वो रन्स पे रन्स दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी पे हसन रजा इमाद वसीम के इंजरी का मामला है। इस मैच में ये तवक्को है कि जाहिर है पवन के खिलाफ नहीं होंगे उसका हिस्सा, तो फिर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? देखिए, खिलाड़ी तो आपके पास हारिस वापस कमबैक करके आए हैं। हारिस ने जो है 3 विकेट्स भी लिए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसके बाद हारिस रोल की बात कर रहा हूँ, और जो आपके पास नसीम शाह है वो एक पेसर में है। नए बॉल से अगर वो अटैक करते हैं तो फिर 1-2 विकेट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा जो है सारा बटन उन पे ही रहता है, प्रेशर। मोहम्मद आमिर जो है वो पेस रिड्यूस करते हैं, इतना पेस उनका नहीं है, मगर फिर 3 स्पिनर से अगर 3 फास्ट बॉल से आप लोग जा रहे हैं तो ड्रॉप इन पिछे अगर आ गई है। देखिए आप इंडिया का अगर मैच हुआ तो जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट्स लिए, 7 रन देके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अगेन जो है डोमिनेट जो हो रहे हैं बॉलर्स। देखा है कि फास्ट बॉलर जो है वो बड़े इफेक्टिव साबित हो रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में फर्स्ट टाइम जो बैटर्स हैं वहां पर खेलने के लिए आए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि पिच में बॉम्ब ज्यादा है और स्पिनर्स को भी ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो मेरे ख्याल में एक टास्क होगा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट, जिस तरह से यूएसए ने आगाज किया, आउटस्टैंडिंग किया, और पाकिस्तान को प्रेशर में डालने के लिए कोशिश करेंगे वो, क्योंकि अनबीटन टीम कोई भी ऐसी होती है जो वर्ल्ड क्लास चैंपियन टीमें होती हैं, उनको कभी भी वो गिरा सकती हैं। तो T20 फॉर्मेट है, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ से जाना चाहिए, क्योंकि 153-150 रन से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें एटलीस्ट मॉडर्न क्रिकेट में 190 रन करने पड़ेंगे अगर पहले बैटिंग की, क्योंकि ऐसी अमेरिका की टीमें या आयरलैंड की या कनाडा की टीमें ऐसी हैं, स्कॉटलैंड की टीमें ऐसी हैं, कभी भी आपको जो है वो अपसेट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में टीम बैलेंस जो है वो देखनी पड़ेगी आपको। बॉलिंग में अपनी जो अटैक बॉलिंग है उनको उतारना पड़ेगा, प्लेइंग 11 को अच्छा, ताकि आप मैच जीत सकें राउंड के अपने फर्स्ट। ठीक है। शुएब जट साहब, आपके नज़दीक बाबर आजम जो है वो ये कह रहे हैं कि साइम जो है, साइम अयूब मैच विनर हैं, उनके ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के खिलाफ मैच में इमाद वसीम की जगह साइम अयूब को शामिल किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हर वो खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो बाबर आजम का मैच विनर है, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी शुरू होती है खुशदिल शाह, आसिफ अली से, उसके बाद से आप देखें जो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। और अब कल तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि जी शादाब खान पे मुझे ज्यादा जो है वो भरोसा है, तो फिर देख लेंगे जो ज्यादा बड़ा फेलियर है वो ज्यादा बड़ा उनका जो है वो चहीता है। तो मैं इस पर तो ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता। मैं कल का मैच जो होना है मैं उसमें भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर कनाडा की टीम जो है वो अमेरिका के खिलाफ 194 रन बना सकती है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तो उनके खिलाफ 250 रन बनाने चाहिए। देखिए, अमेरिका का अरुण ने 10 छक्के लगा दिए या गौस ने अच्छी बारी ले ली तो हम उसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनका वीक पॉइंट जो है वो उनकी बॉलिंग है। ऐसी बॉलिंग को तो पाकिस्तान की PSL की जो बॉटम पे टीम रही, इस बार सिर्फ 3 मैच गालिबन जीते उसमें लाहौर कलंदर ने, वो भी अगर खेलेगी तो वो भी इस टीम को हरा देगी। ठीक है ना? तो ये कोई बहुत बड़ा थ्रेटिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन आज का जो मैच हुआ है आयरलैंड और इंडिया का, ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि एक आई ओपनर है। वहां पे न्यूयॉर्क में जब आप जाएंगे, इस ग्राउंड पे डैलस में जो है वो हाई स्कोरिंग गेम तो एक्सपेक्टेड है, और वहां पे
अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं, चाहे वो जनूबी अफ्रीका श्रीलंका का हुआ या इनका इंडिया और आयरलैंड का हुआ, दोनों 100 बिलो 100 रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक उसकी बात है कि इतना अगर टीमें जो हैं वहां पे लो स्कोरिंग गेम्स चल रही हैं, चले आप आयरलैंड को छोटी टीम कह देंगे, श्रीलंका तो छोटी टीम नहीं है, श्रीलंका तो बड़ी टीम है, तो उन्होंने वहां पे जाके जो है ना आपकी चीजें थोड़ी सी जो है ना प्लान के खिलाफ जा सकती हैं। वैसे तो छोटा टोटल है, क्योंकि स्कोर होता है, पाकिस्तान हो सकता है उस पर काबू कर ले, बट मेरी नजरें अमेरिका वाले मैच पे इसलिए नहीं है, ये तो पाकिस्तान को वन साइडेड जीतना चाहिए। अगर पाकिस्तान वन साइडेड नहीं जीतता या ये मैच क्लोज भी जाता है, तो फिर आप पाकिस्तान की मुहिम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड कप की। अच्छा, यानी आपकी 6 जून को जो मैच है उस पे नहीं है, 6 के फिगर को उल्टा कर ले 9 जून पे है आपकी नजरें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वही सबसे बड़ा मैच है। सिर्फ मेरी नजरें नहीं है, पूरी दुनिया की नजरें उस मैच पूरी दुनिया की नजरें, आपने हाइप इतना बड़ा बनाया हुआ है। ऑल्दो कि अगर क्रिकेटिंग बात करें, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। हसन यहाँ बैठे हैं, खुद क्रिकेटर हैं, ये आपको बता सकते हैं, वो हमसे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं। अब हमारे पास 2 ही चीजें हैं, टैलेंट है और जो मेरिट की वजह से उसका कत्लेआम होता रहता है हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। दूसरी है आपकी मेरी कौम की दुआएं। तो टीम इस टाइम दुआओं पे ही चल रही है, टीम के पास अपना कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, दुआओं पे चल रहे हैं, दवा की ज़रूरत हमेशा रही है और वो अभी तक मिली नहीं है। हसनैन, आप क्या कहते हैं? जैसे अभी ये जिक्र किया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे अभी जैसे शुएब भी ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, समझ लें उस पर तो आप स्टैम्प कर लेना कि जो फेल्ड लोग हैं उनके हवाले से वो उनके सपोर्टर दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अमाद को नहीं, बल्कि साइम को नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो जिक्र किया शादाब खान का, उनके को भी वो सपोर्ट करते, बैक करते नजर आ रहे हैं। आप इब्रार की मिस्ट्री की बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि अब इब्रार और शादाब जो है वो शायद मैदान में एक साथ उतरें और इब्रार जो है फिर मिस्ट्री, उनकी मिस्ट्री ही रहे? देखिए, बाबर आजम ने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, उन लोगों ने बाबर आजम को दगा दिया है। इससे पहले एशिया कप में वो फहीम अशरफ को ले आए थे आउट ऑफ नोवेयर, और वो फहीम अशरफ, उनकी जो वहां पे पिटाई हुई वो आपके सामने है। फिर वही फहीम अशरफ हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे में नजर आए। अब बाबर आजम ये कह रहे हैं कि शादाब खान के ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शादाब खान को फिर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि बाबर आजम पिछले 2 साल से शादाब खान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ना शादाब खान के बल्ले से रन आ रहे हैं, ना शादाब खान की बॉलिंग से रन आ रहे हैं। हाँ, ये है कि वो कल के मैच में जो अमेरिका के साथ है, वहां पे वो आपको विकेट्स लेते हुए भी नजर आएंगे, वहां पे वो आपको रन बनाते हुए भी नजर आएंगे। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो छोटी टीमों के खिलाफ बहुत ही अच्छा है। उनका रिकॉर्ड लीग क्रिकेट में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो ही कोई तगड़ी अपोजिशन आती है तो उनका जो पट्टा है वो बैठ जाता है। बाबर आजम की ये कोई आज की कहानी नहीं है कि वो मैच विनर कहते हैं। जिस तरह शोएब जट साहब बता रहे थे, उन्होंने खुशदिल शाह को भी मैच विनर कहा। फिर रमीज हसन राजा साहब के दौर में नवाज पे जब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, तो उस वक्त वीडियो जारी की गई थी जिसमें वो नवाज को ये कहते हुए नजर आए थे कि तुम मेरा मैच विनर है। लेकिन जिस शख्स को आज तक बाबर आजम ने मैच विनर कहा है, उसने पाकिस्तान को कभी भी मैच नहीं जितवाए। चाहे वो शादाब हूं, चाहे वो खुशदिल शाह हूं, चाहे वो आप आसिफ अली की मिसाल ले ले, आसिफ अली को बाबर आजम मैच विनर कहते थे, लेकिन उसकी तरफ से मैच विनिंग जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कभी नहीं आई, क्योंकि वो शायद सिर्फ ये जुमले वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, चल सो चल काम होता है। और इवन सितन जरीफे तो देखिए, आसिफ अली जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में छक्के लगाते थे, जब बाबर आजम की कप्तानी में वो पेशावर पहुंचे तो अल्टीमेटली उनको 3 मैचेस के बाद बैठाना पड़ गया, क्योंकि कप्तान सिर्फ ये नहीं कहता कि आप मैच विनर हो तो आप मैच जितवाएंगे। कप्तान को, मैच विनर को उसका रोल भी बताना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कप्तान इतने डिफेंसिव हैं कि वो मैच विनर को रोल ही नहीं बताते। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और ये राग जो है वो बाबर आजम की जानिब से बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि हम गलतियों को सुधारेंगे, ये हमारा मैच विनर है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं और यकीनी तौर पर में उतरते हैं। अब कल भी देखें, वो कहते हैं ना कि ये मैदान और ये घोड़ा है, तो कल इसी तरह ये मैदान और ये बैट और बॉल है, तो उस पर जो है किसकी क्या परफॉर्मेंस है वो नजर आएगी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और अमेरिका और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसमें क्या सूरत हाल बनेगी। शुएब जट साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल आपसे बनता है, बल्कि बाबर से मुतालिक जो सवाल है वो हम आप ही से करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही मोहब्बत का इजहार कर दिया है उनके हवाले से। वो जो बात कर रहे हैं कि ग्रुपिंग के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके इल्म में है, तो क्या इससे ये समझे कि बाबर हर नए आने वाले खिलाड़ी को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस को, दोस्तों ग्रुपिंग में आओ, परफॉर्मेंस को छोड़ दें, दोस्तियां बढ़ाएं, आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ वफाएं निभाएं और तरक्की करें?
देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो है मैं समझे शायद हम ऑफ कैमरा है, बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो चल रहा है पाकिस्तान टीम में। अब तो हर बंदे की जुबान पे यही है, और आप देखिएगा ये 9 जून को अल्लाह करे हम जीत जाएं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो आप देखिएगा कैसी कैसी स्टोरीज सामने आएंगी। दो तरफ से प्लान बन चुके हैं, मैं हसनैन के प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ इसका। सोशल मीडिया के जो हवारी हैं बड़े खिलाड़ियों के इर्द गिर्द के, उन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है, पेड कैंपेन्स तैयार हैं। जैसे ही खुदा ना खास्ता रिजल्ट अगेंस्ट जाएगा, आप देखिएगा इनको उसमें भी कैसे हीरो बनाया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा कि बाबर आजम को जो है ना उनकी मर्जी की टीम नहीं मिली, हालांकि ये झूठ होगा। बताया जाएगा कि जी बाबर आजम जो है उनको अनफिट खिलाड़ी दिए गए, हालांकि ये भी झूठ होगा। बाबर आजम को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए बहुत सारी चीजें कही जाएंगी। जो मैं बात कर रहा था, अब मैं समझा कि उस टाइम ऑफ कैमरा हूं, वो बात ये है कि आप देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में किसी और को सुपरस्टार बनने दिया ही नहीं जा रहा, कोई और मैच विनर जो है वो पनप ही नहीं पा रहा। उसकी वजह यही है कि जब तक मोनोपोली खत्म नहीं होगी, जब तक दोस्ती यारी का गैंग जो है वो खत्म नहीं होगा, तब तक कोई मेरिट जो है वो परवान नहीं चढ़ सकेगा। और पाकिस्तान को विक्ट्रीज के लिए मेरिट को परवान चढ़ाना होगा। अगर बाबर आजम आज बाबर आजम है, तो आप शुरू की उनकी जागे बारियां देख लें कि उन पे कितनी तनकीद होती थी कि वो कितना जो है वो स्लो खेलते हैं या सेल्फिश खेलते हैं। खेलते तो आज तक वो स्लो हैं, लेकिन उन स्लो इनिंग्स ने उनको एक बड़ा नाम दे दिया। लेकिन ये क्या वो बड़ा नाम पाकिस्तान को कोई बड़ी फतह आज तक दिलवा सका है? तो वहां पे एक बिग क्रॉस जो है वो आपको नजर आएगा। उसकी वजह यही है कि इस टोले ने या इस ग्रुप ने, खुद वो अपने आप को ग्रुप कह रहे हैं, तो इनका जो भी ग्रुप है ना, उसने मेरे ख्याल से जीत के लिए कभी अहम किरदार अदा किया ही नहीं। हमेशा चीजों के पीछे छुपते रहे, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते रहे। अभी जो शोर मचाते हैं कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो दुआएं देनी चाहिए जाके नेदरलैंड को कि उसने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया, वरना आपका उसमें कोई कमाल नहीं था। आप तो वहीं से वापिस आ रहे थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 100 भी नहीं बना सके थे। सही है। अच्छा, इसी पे हसन भाई आप क्या समझते हैं, नसीम शाह का जब हम मामले की बात करते हैं तो उसमें भी जो उनकी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो ये लग रहा है मुश्किल है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? आप जाहिर है जब बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, तो खैर आप भी उनके मद्दाह हैं और बड़े पुराने मद्दाह। देखिए मद्दाह इसलिए हैं क्योंकि एक जो रिकॉर्ड किए उन्होंने, और आईसीसी रैंकिंग में भी अगर आप देखें तो बैटर बहुत आउटस्टैंडिंग है। विराट कोहली के बाद जो टेक्निकली अगर देखें साउंड खेलते हैं वो, नो डाउट T20 फॉर्मेट में इतना उठा के शॉट नहीं खेलते जिस तरह इफ्तिखार खेलते हैं, फखर जमान खेलते हैं, और एक ब्रांड भी है पाकिस्तान के, नो डाउट। मगर विनिंग कॉम्बिनेशन अगर एज ए कैप्टन देखा जाए उनका, तो वो रेशो जो है कम नजर आ रहा है, और प्रेशर भी सारा बाबर आजम पे जाता है। इसी वजह से बात यही है कि अब जब आप टीम जीतती है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, जब हार जाएंगे तो फिर उंगलियां उठती हैं। और ये जो पेयर था बैटिंग का T20 में, मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर का पेयर अच्छा था। जिस तरह वो बॉल टू बॉल खेलते थे, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने मैच जिताया दुबई स्पोर्ट्स सिटी में जब मैचेस हुए थे इंडिया पाकिस्तान के। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन जहां पर अच्छा होने जा रहा होता है, वहां पर एकदम से आप क्लैश कर जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नसीम शाह के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो पेयर बॉलिंग का जो है कहाँ गया आपका, जो एशिया कप में एकदम से नजर आया था, और फिर इंजरी के शिकार हो गए। एहसानुल्लाह को देखें, टेक्निकल कमेटी बैठी, डॉक्टर्स की कमेटी बैठी है, उसमें लापरवाही की गई। जब इंजरी हुई तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन दे दिया कि इंजरी जो है किस नौयत की हुई थी, उस पर टेक केयर नहीं की गई। तो फास्ट बॉलर्स को जो इंजरियां हो रही हैं, आप 2-3 साल उन पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसके बाद फिर बाद में अचानक से जब इंजरी आती है, बड़ा इवेंट आता है, तो वहां पर आपका वो बॉलिंग पेयर उस तरह का बन नहीं पाता। अब जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, बाबर आजम के पास हैं, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब कल मैच रह गया। इसके बाद फिर जो मैच इंपॉर्टेंट है 9 तारीख को इंडिया का है, और कनाडा आपके ग्रुप में आयरलैंड है। तो ये टीम है जिस तरह से इंडिया को आप देखें कॉम्बिनेशन बना के खेलती है। आईपीएल इतना लॉन्गर उनका आईपीएल था, मगर फिर भी इतने सारे प्लेयर डोमेस्टिक में लोगों को मिल गए, उन्होंने अपना टीम का स्क्वाड बड़ा भरपूर किस्म का बनाया हुआ है। आज अगर आयरलैंड की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जैसे छोटे स्टेप से रनअप से आते हैं, और जहां उनको इंजरी होती है वापस वो गेन कर लेते हैं, अपनी इंजरी को कवर कर लेते हैं, और विकेट स्टंप्स बॉलिंग कर रहे होते हैं। ना उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करी है, सिर्फ विकेट विकेट बॉल कर रहे होते हैं। और जिस तरह हार्दिक पांड्या है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो हमारे बॉलर्स को ये सोचना चाहिए कि जहां पर लाइन लेंथ की जरूरत होती है वहां लाइन की बॉल करें, और पेस को रिड्यूस करके अपनी जो बॉलिंग रन रेट है उसको अच्छा करें। तो हम वही बात करते हैं कि कैप्टन जो है अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, एक टीम गेम होगा और टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, इसी में अब जैसे बाबर रिजवान की जोड़ी का जिक्र किया हसन ने, हसनैन आपके नज़दीक आप समझते हैं
कि बाबर और रिजवान की जोड़ी ही ओपनिंग के हवाले से सामने आएगी? क्योंकि एक बात ये सामने आती है कि हम ओवरऑल 20 ओवर्स की इस गेम में, पूरे मैच में सबसे ज़्यादा फिर जो ओवर्स हैं वो चले जाते हैं इस जोड़ी में। गो के एक तरफ से फ़ायदा होता है, एक तरफ से नुकसान होता है, बाकी बाद में आने वाले बैटर्स के लिए शायद इतना मौका नहीं बचता। कितनी हद तक ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते, और वो जो दायरे की बात करते हैं वो बेसिकली वही 6 ओवर खेलना चाहते हैं, और उस 6 ओवर में वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने रन स्कोर। अभी से मैं आपको बताऊं, बाबर आजम का जो फैन क्लब है उसको तो ये फिक्र ही नहीं है कि हम अमेरिका से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो अभी से उन 20 रन या 16 रन की तलाश में जो बाबर आजम बनाएंगे और विराट कोहली का रिकॉर्ड टूटेगा। और जहां तक उनकी ओपनिंग की बात की गई, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। आज बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि कौन किस नंबर पे आएगा, तो उन्होंने कहा जी नंबर कोई भी फिक्स नहीं है। हालांकि 3 या 4 दिन 4 मैचेस पहले बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद ये कहा था कि मैं 1 डाउन में आऊंगा, और फिर आउट ऑफ नोवेयर अगले मैच में वो ओपनर आ गए थे। सो अपने नंबर्स का या रिजवान के नंबर का तो उनको एडवांस में पता होता है, लेकिन उनको किसी और बंदे के नंबर का नहीं पता होता, या ना ही वो बताना चाहते हैं। वो जो हमारी बैटिंग लाइनअप है उसको स्टेबल ही नहीं होने देते, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस तरह की बैटिंग लाइनअप से हम वर्ल्ड कप जीतेंगे? तो फिर मैं तो कहूंगा कि बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली बहुत दूर है बाबर आजम से और बाबर आजम 11 से। बाकी आपने जो सवाल किया कि उनकी ओपनिंग से क्या होगा, देखिए बाबर आजम की टीम है ना, पाकिस्तान की टीम तो है नहीं। जो बाबर आजम चाहेंगे वही होगा, और वो मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं इस वक्त तक जो मेरी खबरें हैं कि वो और मोहम्मद रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो उस्मान खान आए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उन्हीं को आजमाया जाएगा पहले मैच में। इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे गौर नहीं हो रहा। तो उस्मान के हवाले से क्या, उस्मान बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे? उस्मान ने तो इससे पहले बेहतर परफॉर्म किया ना, आखिरी मैच में भी उसने इंटेंट शो किया। अगर देखा जाए पाकिस्तान में भी जो चौथा या पांचवा मैच था, उसने जो 26-27 रन बनाए थे बड़े इंटेंट के साथ बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ जो 3 उनके मैचेस थे उसमें उनको मौका नहीं मिला। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैचेस में मौका नहीं मिला, आखिरी मैच में जाके मौका मिला। तो हमारा जो भी कोई बॉलर होता है, बैटर होता है, जब वो इंटेंट शो करता है हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह ओसामा मीर की मिसाल है, आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने हमें जितवाया था, उसके बाद वो स्कॉर से ही बाहर हो गए। स्कॉर से क्या बाहर हुए, वर्ल्ड कप स्कॉर से बाहर हो गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। हम कॉन्फिडेंस सिर्फ शादाब खान को देते हैं, इस टीम में कॉन्फिडेंस शादाब खान को मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी पे शुएब जट, आप क्या समझते हैं? एक तो ओपनिंग का जैसे अभी जिक्र किया गया है, मिडिल ऑर्डर के हवाले से अगर आपसे मशवरा लिया जाए कि बाबर आजम को आप मशवरा दें, तो आप क्या देंगे? मैं बाबर आजम को सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि भाई टीम को मेरिट पे खिला लें, जिसपे की मैंने कहा शुक्र है ये नहीं कहा कि भाई घर चले जाओ, ठीक है। नहीं, दोस्तों को जो है ना वो बाद में किसी उसमें नवाज लीजिएगा। ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे आप सिर्फ मेरिट को इज्जत दे दें। मैं तो सिर्फ ये इतना सा मुतालबा करूंगा, मेरे कोई बहुत बड़े मुतालबात नहीं है ना। मेरा बाबर आजम से किसी किस्म का कोई क्लैश है। बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान का आइकॉन है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, आप मिडिल ऑर्डर के वैसे आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? जाहिर है आप शायकीन जो है वो इंतज़ार करेंगे, और जैसे आपने कहा कि तवक्को तो है हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, अमेरिका के खिलाफ जो है कोई बड़ा ये टारगेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या देखिए, पाकिस्तान का जो है ना वार्म अप मैच नहीं था वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की सीरीज की 4 की, वो बारिश की नजर 2 हो गई, फिर आपके हाथ से 2 मैच चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि अब इंग्लैंड जो यूएस वाला मैच है, इसमें पाकिस्तान उस स्ट्रेंथ के साथ जाए जिसने जाके खेलना है इंडिया के खिलाफ। अब पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए कि इस मैच में किसी को आजमाएं और फिर उसको इंडिया के खिलाफ मौका ना दे। जिसके भी इन्होंने खिलाना है, ठीक है ना, उसको ये खिलाएं और उसी के साथ ये जाएं और जाके इंडिया का मुकाबला करें। इंडिया का मैच जो है वो ये समझ लें, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क के 2 बड़े मैचेस दोनों बिलो 100 रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बैटिंग जो है वो लंबी करना होगी, आपको अपनी बैटिंग लंबी करनी होगी। और एक और बात उस मैच की अहम रही है कि दोनों मैचेस जो लो स्कोरिंग रहे हैं, दोनों में जो विनिंग टीम है उनके पेसर्स ने, जैसे यहाँ पे बुमराह ने गालिबन 6 रन देके 3 आउट कर दिए, वहां पे नॉर्जी ने जो है वो 4 आउट कर दिए थे गालिबन ऐसी कोई कम रन देके। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पे बॉलर्स पेसर्स अपना किरदार अदा करेंगे और बैटर्स को लंबा चाहिए होगा, यानी कि आपकी बैटिंग लाइन जो है वो 9 में 10 तक होगी तो आप जाके 100 के करीब जा सकेंगे।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो छोटी टोटल स्कोर मैच हो रहा है, जो पहले बाजी ठीक ले है। रही हैं वो दोनों टीमें हारी हैं, और इसका मतलब है कि टॉस भी मैटर करेगा, उसके साथ साथ आपकी स्मार्टनेस, कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, कितनी ब्रिलियंस जो है वो आप वहां दिखाते हैं, आप शो करते हैं। यकीनन ब्रिलियंस जो है वो सामने आएगी, लेकिन मैच बाई चांस होता है। आप बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।